चलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस समझ लिया था। अब हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जिसके अंदर आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, केयरफुली देखिएगा, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस। पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इजी वाला, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। देखिए, जब भी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, हर एटम को सेपरेट कर दोगे, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल का थोड़ा सा एनलार्ज वाला इमेज जो है वो ड्रॉ करोगे। तो इसको अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। CH3 तो ऐसा दिखेगा, CH2 ऐसा दिखेगा। अगर CH2 की बात करें तो वो ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर आपका CH3 है। अब बच्चों समझो, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है। तो पाई बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ही पॉसिबल होता है। यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल नहीं रहा है, मतलब सबके सब सिग्मा बॉन्ड है। अब कितने की सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर आपको कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो वो 13 है। अगर आपको कोई पूछे पाई बॉन्ड कितने हैं तो पाई बॉन्ड 0 है। बोलो समझ में आया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। तो एनलार्ज इमेज ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर CH2 के लिए कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पर ये, CH मतलब ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C H, डबल बॉन्ड C H और H, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का एनलार्ज इमेज है। अब बच्चों यहाँ पर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन वाली बात आएगी इन दोनों के बीच में। तो बच्चों समझो, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा और उसके अलावा जितने होंगे वो पाई होंगे। क्लियर है। तो दो बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा मान लो, बाकी का एक पाई होगा। पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हिसाब करेंगे पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा होगा, बाकी के पाई होंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8, यहाँ पर भी 9 10 11। तो यहाँ पर 11 जो है वो आपके सिग्मा बॉन्ड है। मेरे स्टेटमेंट को याद रखिए, डबल बॉन्ड है या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी के रिमेनिंग पाई होते हैं। तो यहाँ पर एक पाई होगा, ये 2 पाई यहाँ पर, मतलब कुल मिला के 3 पाई बॉन्ड हो गए, और एक यहाँ पर। तो टोटल आपके पाई बॉन्ड हो गए 4, ठीक है। अगर आपको टोटल बॉन्ड काउंट करो तो वो 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। तीसरे मॉलिक्यूल में आपको C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और उसके बाद यहाँ पर CH CH डबल बॉन्ड, इस तरीके का मॉलिक्यूल जो है वो दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि इसका कंडेंस फॉर्मूला मतलब लार्ज करके फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो वो कुछ आपका इस तरीके का दिखेगा, बराबर। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पर एक बॉन्ड सिग्मा, रिमेनिंग पाई होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 8। अच्छा, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई बॉन्ड रिमेनिंग हो जाएंगे, मतलब 1 2, तो 2 बॉन्ड जो है वो आपके पाई हो गए, है कि नहीं। सिग्मा बॉन्ड हो गए 8, पाई बॉन्ड हो गया 2।
चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। मॉलिक्यूल की एनलार्ज स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H और यहाँ पर H। चलिए अब यहाँ पर आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, रिमेनिंग पाई। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिग्मा, रिमेनिंग पाई, एक सिग्मा, रिमेनिंग पाई। तो सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है वो आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। 11 क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। अब पाई कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 जो है वो आपके पाई बॉन्ड हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स ले लिए हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के, बराबर। एक बार यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसको आपको खुद से करना है अपनी नोटबुक के अंदर। उनको लिख करके देख रहा हूँ एग्जांपल। CH3 CH3 उसके बाद डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड C, ठीक है। इसके बाद चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड C की जगह पे डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहाँ पर आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद है आपका CH, देन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं वो कैलकुलेट करके मुझे बताना है, ठीक है। ये जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों बुक में आपको डायरेक्टली ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हाइब्रिडाइजेशन क्यों डिस्कशन में आया उसको समझ लेते हैं, बराबर। तो देखिए अगर हम कार्बन की बात करिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2 2p2। अगर मैं ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से अगर आप वैलेंस बॉन्ड थियरी लगाओ तो आपको इतना समझ में आएगा कि कार्बन ज्यादा से ज्यादा 2 बॉन्ड बना सकता है मोनोवैलेंट एटम्स के साथ। मतलब टू द मैक्स CH2 बन सकता है। आप बोलोगे क्यों? तो CH2 बनाने के लिए ही तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ डाउन स्पिन की दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइन होगी और आपके 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, बराबर। ये ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेगी नहीं क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब इस थियरी के हिसाब से कार्बन ज्यादा से ज्यादा 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। बट एक्सपेरिमेंटली आपको पता चला है कि कार्बन का सबसे छोटा कंपाउंड मीथेन जो है उसके अंदर कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब कि इस कंसेप्ट को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी चीज लाई है जिसके अंदर हम लोग ऐसा मानते हैं कि कार्बन को जब ज्यादा एनर्जी मिलता है, जब कार्बन को ज्यादा एनर्जी मिलता है तब 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप होके 2p में चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होके इधर आ गया। कहने का मतलब अब ये कार्बन दूसरे 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड आसानी से बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड आसानी से बना सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई, मिक्स हो गई। इसी को ही बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? तो ये बेसिस था हाइब्रिडाइजेशन नाम के नई फिनोमिनन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अब हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ two atomic orbitals with slightly different energies to form new orbitals of identical energy and identical shape। समझना हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। तो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही है ना, इंटरमिक्स, इनकी एनर्जी का डिफरेंस स्लाइड होना चाहिए, एनर्जी का डिफरेंस माइनर होना चाहिए या वेरी लेस होना चाहिए। Two atomic orbitals having slightly difference in energies या very less energy difference combine to form two new orbitals। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनाती हैं जिनकी आइडेंटिकल शेप भी होती है और एनर्जी भी होती है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना चाहो तो क्या लिखोगे? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जीज टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जी। क्लियर हो रहा है? इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, 2 न्यू ऑर्बिटल्स formed are known as hybrid orbitals। जो यहाँ पर 2 या उससे ज्यादा नई ऑर्बिटल्स बनती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो दे आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन लोगों को हम क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। याद रखो कि द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। बेटा याद रखो, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए उतने के उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या समझा? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जीज टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जीज। नई ऑर्बिटल जो बनेगी ना उनकी एनर्जीज आइडेंटिकल होगी, सेम होगी, शेप सेम होगा। भले मिक्सिंग होने वाली ऑर्बिटल्स का शेप अलग अलग हो, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेगी उनका एनर्जी और उनका शेप सेम होगा। जो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं बराबर उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होती हैं। बराबर। अब हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन है उसका
मेन पॉइंट समझ लेते हैं। बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन मेन आपको बुक में एक्सप्लेनेशन 3 हाइब्रिडाइजेशन का दिया हुआ है, विच इज sp3, sp2 एंड sp, बराबर। तो पहला देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स। s और p ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन समझ लेते हैं। तो उसके अंदर जो पहला हाइब्रिडाइजेशन आता है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि when 1s and 3p orbitals are mixed to form 4 hybrid orbitals, the hybridization is known as sp3 hybridization, when 1s and 3p orbitals are mixed, the hybridization is known as sp3 and orbitals are known as sp3 hybrid orbitals। sp3 hybrid orbitals हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं sp3, और जो नई ऑर्बिटल्स बनती है उनको बोला जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बच्चों यहाँ पर जो शेप होता है ऑर्बिटल्स का वो होता है आपका टेट्राहेड्रल। इस चीज को आपको याद रखना है। जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका शेप बनता है वो होता है टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है उसका वैल्यू होता है 109.5 डिग्रीज। 109.5 डिग्रीज। यहाँ पर जो जियोमेट्री, यहाँ पर सॉरी यहाँ मुझे शेप नहीं जियोमेट्री लिखना है, शेप नहीं जियोमेट्री। यहाँ पर ऑर्बिटल्स का जो जियोमेट्री होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है, और जो एंगल होता है वो आपका होता है 109.5। चलिए हम लोगों ने क्या देखा कि भाई एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक s और 3p ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते हैं, px, py, pz। देखो बुक के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग फिगर दी गई है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर s होगी। चलिए पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स भी दिखा देता हूँ, फिर सिंपल दिखाऊंगा तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ये एक s है, उसके बाद यहाँ पर p है, खास करके px है, py है, और यहाँ पर आपकी pz है। तो देखिए काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। इससे तो अच्छा है मैं जो नेसेसरी पार्ट है ना उसको ही ड्रॉ करता हूँ। तो नेसेसरी पार्ट के अंदर हम लोग जो ऑर्बिटल्स देखते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पहले ही देखा कि जो नई ऑर्बिटल्स बनती है उनका शेप आइडेंटिकल होता है, चारों की चारों ऑर्बिटल जो है वो आइडेंटिकल है। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप दिखेगा। इसीलिए ही यहाँ पर जियोमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, जिसको आप सिंपल वे में समझना चाहो तो वो कुछ ऐसे दिखेगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनती है वो आपकी टेट्राहेड्रल होती है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आप इसको बुक में देखोगे तो इसका शेप आपको दोनों लोब दिखाया हुआ है, px का भी लोब नीचे वाला दिखाया है, py का भी इस वाला दिखाया है, pz का भी इस वाला दिखाया है, जो आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। चलिए एक आध एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, तो हमको चीजें और भी ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर आपको कहां पर एग्जांपल देखने को मिलेगा, तो वो जो एग्जांपल है वो CH4 का है। अब आपको पता है कि CH4 मतलब कार्बन एटम प्लस 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो कार्बन एटम का क्या होता है 1s2 2s2 2p2 1s2
2s2 2p2, ठीक है। ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ कर दें। तो ये आपका कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, 1s2 2s2 2p2। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसको इसका एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। कार्बन को जब एनर्जी मिलेगी तब हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये आपका ग्राउंड स्टेट है। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपकी 2s और 2p ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होगा। जब कार्बन को एनर्जी मिलेगा तब 2s और 2p ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 1s, ये 2s और ये 2p। तो 2p का एक इलेक्ट्रॉन इधर जब 2s का एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 2p में चला जाएगा, और ये आपकी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। sp3 एक s और 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर आपका 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो इस तरीके से आके बैठेगा, ठीक है। CH4 का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, ये 1s, ये 2s और यहाँ पर आपकी 2p। ये 1s, ये 2s और 2p। 1s यहाँ पर हो गया, 2s के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरीके से दिखाए हुए। अच्छा, तो 2p के अंदर अगर हम 4 हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं तो कुछ इस तरीके से होगा। तो देखो ये आपका मीथेन का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको ऑर्बिटल पिक्चर में ड्रॉ करना चाहो तो ये कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। देखिए ये कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, जिसका शेप टेट्राहेड्रल है। इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अभी है। इनको हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे इस तरीके से। आपको पता है कि 1s का जो शेप होता है वो स्फीयरिकल होता है, तो हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल है 1s वो इस तरीके से इसको ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को बिठा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मीथेन का पिक्चर। तो मीथेन के अंदर आप ध्यान से देखो कि ये जो लाल कलर से दिखाया है दैट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, और जो ब्लैक कलर से दिखाया है दे आर 1s ऑर्बिटल्स ऑफ H एटम। ये H एटम की 1s ऑर्बिटल्स है। तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं। एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जो है वो यहाँ पर मिक्स होती है। तो जब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होके 3 ऑर्बिटल्स बनाती हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं, तो उनको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। तो उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, और ऑर्बिटल्स को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोली जाती है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोली जाती है। तो देखिए एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही है। एक s हो गया, ये p, यहाँ पर हमें pH ड्रॉ करना है। ये py हो गया और ये px हो गया। ये s ऑर्बिटल, ये आपकी px ऑर्बिटल और ये आपकी py ऑर्बिटल। ये जब इंटरमिक्स होगी तब नई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। बुक के अंदर जो आपको फिगर दिया है
वो कुछ इस तरीके से, बराबर। एक लोब इस तरीके से दिखाया है और दूसरा डाउन लोब जो है वो ऐसे छोटे में दिखाया हुआ है। आप ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो जो बुक में दिया हुआ है, या तो फिर सिंपल आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक लोब दिखाओगे तो बाय डिफॉल्ट दूसरा लोब तो समझ में आएगा ही। अब इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों वो 120 डिग्रीज होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम शेप और बॉन्ड एंगल दोनों लिख देते हैं। शेप शेप नहीं, जियोमेट्री, ठीक है। तो जियोमेट्री अगर हम लिखें तो जियोमेट्री आपका हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। अच्छा, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आई है? 360 के डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो 120 डिग्री जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है वो भी देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका bf3 में देखने को मिलता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका bf3 मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम बोरोन है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1। अगर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करूं तो वो कैसा दिखेगा? वन एस टू 2s2 2p1, ये इसका ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट। अच्छा, बोरॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी तब क्या होगा? तो जब एनर्जी मिलेगी तब एक 2s का इलेक्ट्रॉन जंप होकर के 2p में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो एक s और 2p ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है। तो कहने का मतलब कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी तैयार हो रही है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार हो रही है। अब bf3 का पिक्चर कैसा दिखेगा वो भी समझ लीजिए। तो bf3 में क्या होगा? एक एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयर करेगा। बोरोन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 फ्लोरीन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के साथ कोवैलेंटली शेयर करेंगे। ये बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से शेयर करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ BF3 हो गया, ठीक है। ये जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ BF3 हो गया। अब इसका अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर देखने का ट्राई करो तो ऑर्बिटल पिक्चर में बोरोन के पास sp2 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप ट्रायगोनल प्लेनर है, आप समझ चुके हो पहले। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन की ऑर्बिटल्स जो है वो p शेप की है, ठीक है। मैंने स्फीयरिकल लिख दिया है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन की p ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप होंगी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की ऑर्बिटल्स जो है वो p होगी, क्योंकि 1s2 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन का। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन जो है वो इस तरीके से ओवरलैप होंगी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओवरलैप होते हैं। क्लियर हो रहा है? अच्छा, जो मैंने रेड मार्क से दिखाया है दे आर योर 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एटम, वो फ्लोरीन एटम की 2p ऑर्बिटल्स हैं। और बोरोन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने ब्लैक मार्क से ट्रायंगुलर शेप में आपको ऑलरेडी दिखा दी है। तो ये बात हो गई आपके BF3 मॉलिक्यूल की जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। अब थर्ड हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। जो थर्ड हाइब्रिडाइजेशन है
वो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाती है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाती है। बनने वाली ऑर्बिटल्स को 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है, 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका एक s होगा और एक p होगा। s का शेप इस तरीके से है और अगर आप p का शेप दिखाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये दोनों ओवरलैप होकर के इस तरीके से लीनियर शेप में चेंज हो जाती है। sp जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर के इस तरीके से लीनियर शेप का मॉलिक्यूल बना देती है। इसको आप कन्वीनियंटली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करो, बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो देखिए बच्चों क्लियरली आपको दिख रहा है कि वो 180 डिग्री होगा, लीनियर है इसीलिए 180 है, क्योंकि वो लीनियर है इसीलिए। अच्छा, जियोमेट्री भी मैंने बता ही दिया आपको। जियोमेट्री लिखने का ट्राई करूं तो जियोमेट्री आपका लीनियर हो जाएगा, जियोमेट्री जो है वो आपका लीनियर हो जाएगा। बराबर, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपका बेरिलियम क्लोराइड के अंदर देखने को मिलता है। sp हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम क्लोराइड के अंदर देखने को मिलता है। बराबर, बेरिलियम क्लोराइड के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन समझ लेते हैं। तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 4, तो 1s2 2s2 हो जाएगा। और आगे में कुछ नहीं है तो 2p0 लिख सकता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर 1s के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2s के इलेक्ट्रॉन्स और 2p में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 2p में 0 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आया बेरिलियम का। अच्छा, जब बेरिलियम को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करने के लिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में चला जाता है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। ये होगी 1s, ये 2s, ये 2p, ये 1s, 2s, 2p। तो यहाँ पर आपकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो सकता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होने के बाद जो ऑर्बिटल पिक्चर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1s, 2s, 2p। यहाँ पर 1s के दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2s का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2p का एक इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की मदद से आ रहे हैं। तो ये जो है वो आपका बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल हो जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर आप शेप की बात करें बच्चों, तो शेप जो है वो बेरिलियम क्लोराइड का कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड का शेप जो है वो 2p ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम और 2p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 2p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रॉन्स, बीच वाली जो ऑर्बिटल है वो बेरिलियम की है, साइड वाली दो ऑर्बिटल जो है वो क्लोरीन की है। तो बेरिलियम क्लोराइड का जो जियोमेट्री आएगा वो लीनियर आएगा। बेरिलियम क्लोराइड का जियोमेट्री जो है वो आपका लीनियर आएगा। अगर आपको कोई बॉन्ड एंगल पूछे, बॉन्ड एंगल, तो वो आपका आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि जियोमेट्री लीनियर है। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब दूसरे टाइप के भी हाइब्रिडाइजेशंस हैं। बराबर, दूसरे टाइप के भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल है, जो एक्सप्लेनेशन जो है बुक में नहीं दिया हुआ है,
सिर्फ उसके अंदर कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स दी गई है वो बताया है, तो वो भी हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, यहाँ पर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद ऑर्बिटल इन्वॉल्व, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं जियोमेट्री, और उसके बाद लिख देते हैं शेप, सॉरी जियोमेट्री के बाद लिख देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जियोमेट्री के बाद लिख देते हैं एग्जाम्पल। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, पहला हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। मैंने आपको sp3, sp2 और sp पढ़ा दिया है। फिर आता है DsP2, उसके बाद है sp3d, उसके बाद है sp3d2 और उसके बाद है sp3d3। ये चार अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ लेने हैं। इसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होगी, तो 1d, 1s और 2p। इसके अंदर 1s, 3p और 1d। इसके अंदर 1s, 3p और 2d। इसके अंदर 1s, 3p और 3d, ठीक है। अच्छा, DsP2 की ज्योमेट्री की बात करें तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, वो आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। sp3d की बात करें तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा, ठीक है। sp3d2 की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक और हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है जिसका नाम है D2sp3। sp3d2 और D2sp3 में फर्क इतना ही है कि यहाँ पर अंदर वाले d ऑर्बिटल्स 3d ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी, यहाँ पर बाहर वाले d ऑर्बिटल्स दैट इज d2 4d ऑर्बिटल्स जो है वो कंबाइन होंगी। बाकी दोनों के अंदर शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, sp3d3 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो शेप है वो पेंटागोनल बायपिरामिडल होगा, पेंटागोनल बायपिरामिडल। बच्चों आपको इस टेबल को याद रखना है, ये आपको 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है। ये तो इजी है, देखो DsP2 वापस से देख लो पूरा का पूरा टेबल, DsP2, sp3d, sp3d2 या तो D2sp3 और यहाँ पर sp3d3 बराबर। यहाँ पर ऑर्बिटल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है, तो 1d, 1s और 2p। यहाँ पर 1s, 3p और 1d, 1s, 3p और 2d, 1s, 3p और 3d। शेप की बात करो तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करो तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल दोनों ही केसेस में और यहाँ पर पेंटागोनल बायपिरामिडल होगा। अब बात करते हैं एग्जांपल की कि भाई DsP2 में कौन सा एग्जांपल है, तो टेट्रासाइनोनिकल जो है वो इसका एग्जांपल है। बच्चों इसको आपको याद रखना है, टेट्रासाइनोनिकल जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ इसको याद कर लो आप लोग। टेट्रासाइनोनिकलेट जो है वो आपका यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर शेप का एग्जांपल है। उसके बाद sp3d की बात की जाए, sp3d की, तो यहाँ पर आपका pf5 होगा या तो pcl5 होगा, बराबर। आप लोगों ने इसके एग्जांपल पहले देखे हुए हैं, बराबर। अच्छा, sp3d2 की या तो dsp2 की, d2sp3 की बात की जाए तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे sf6 और हेक्सामाइन कोबाल्ट प्लस 2 आयन, ठीक है। इसके बारे में भी, ये भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है जिसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ। एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इनको बोला जाता है। इनके बारे में हम लोग 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड जो है वो इसका एग्जांपल है पेंटागोनल बायपिरामिडल का। इनके बारे में आप लोगों को बुक के अंदर इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बराबर। तो आपको इस टेबल को याद कर लेना है, खास आपको एग्जांपल्स याद करने हैं क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन और उसका जियोमेट्री कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है वो सिखाऊंगा। तब तक के लिए इस थियरी को एकदम 100% पक्का लर्न करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये हेल्प करेगा। थैंक यू।